हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 19th क्लास होगा। ओके, ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 19th क्लास होगा, जिसमें हम अभी वर्धन डायनेस्टी के वर्धना एम्पायर कहेंगे हम। वर्धना एम्पायर से जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। वर्धना एम्पायर से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? प्रीवियस लेक्चर में हमने उनके ओरिजिन के बारे में देखा, हमने उनसे जुड़े हुए सोर्सेस के बारे में देखा, एंड देन वी हैव सीन देयर पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कैसे प्रभाकर वर्धना, देन राज्यवर्धना एंड देन हर्षवर्धना रूल। उनके वक्त उन्होंने कौन से मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए उसके बारे में भी देखा अपन ने। मतलब ओवरऑल हमने उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कल कवर कर ली। आज जो हमें देखना है वह देखना है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि नेक्स्ट पॉइंट होगा। सो इनकी भी सेम लाइक गुप्ताज, इनका भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिखेगा? सो डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज्ड इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखेगा, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें भी महत्वपूर्ण आपने एक चीज याद रखना है कि जो एरिया था, जो मगध, मगध मीन्स हम कहेंगे पाटलिपुत्र का। मगध नहीं कहेंगे, पाटलिपुत्र कहेंगे। पाटलिपुत्र एंड जो मथुरा का रीजन था, पाटलिपुत्र और मथुरा का रीजन, उस रीजन में हमें सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। कौन सा? सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वह जो प्रदेश था पाटलिपुत्र या फिर मथुरा के अराउंड का, सो वो उनके कैपिटल से बहुत नजदीक था, इसीलिए जो किंग होंगे, जो रूलर होंगे, जो एम्परर होंगे, उनका वर्चुअल वहां पे कंट्रोल होता होगा। उनका खुद ही वहां पे क्या होता होगा? कंट्रोल होता होगा। इसलिए हमें वहां पे सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। बट लाइक सेम गुप्ता एम्पायर, हमें जो अलग पार्ट है एम्पायर के, जो एम्पायर का अलग पार्ट होगा, जो कि एक किंग, जो राजा होंगे हर्षवर्धना, इनके कंट्रोल से बहुत दूर होंगे, मींस कैपिटल से बहुत दूर होंगे। अगर कैपिटल से बहुत दूर है तो इतने दूर के प्रदेश पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज होल्ड रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए वहां पर सामंत जो रहते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता था। हमने इसके पहले भी देखा है कि जो रीजनल ऑफिसर रहते हैं या फिर रीजनल रूलर रहते हैं, जिन्हें हमने फ्यूडल लॉर्ड्स नाम से भी देखा है। सो फ्यूडल लॉर्ड वहां पे रन करते हैं। सो सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म मतलब हमें फ्यूडल लॉर्ड्स भी दिखेंगे। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म मतलब वहां पे हमें गवर्नर्स मींस जो राजपुत्र होंगे, वह भी हमें दिखेंगे। सो दोनों टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हमें अंडर वर्धना डायनेस्टी दिखता है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर आ गया तो आपको कि वर्धन डायनेस्टी या फिर जिसे हम पुष्यभूति डायनेस्टी कहते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी, सो पुष्यभूति डायनेस्टी में हमें किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है? सो वहां पे हमें डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। इफ इन केस अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया कि अंडर पुष्यभूति डायनेस्टी वी सी सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वह कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? अगर एग्जाम में आया आपको कि पुष्यभूति डायनेस्टी में हमें सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों फॉर्म का एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। तो आप एक चीज तो यह बता सकते हो कि जो लॉन्गर जो रीजन थे, वो जो फार थे फ्रॉम द कैपिटल, फार फ्रॉम द कैपिटल, उनको गवर्न करना सेंट्रल अथॉरिटी के बस में शायद कहेंगे हम उनके रीच के बाहर होगा। इसीलिए उन्होंने वहां पर जो रीजनल लॉर्ड रहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड रहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किया। सो दैट वाज द फॉर्म ऑफ योर डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो उनके कैपिटल के नजदीक के एरिया थे, वहां पर उन्होंने खुद के बेटे या फिर खुद के रिलेटिव्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया। तो वहां पे हमें सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। मतलब हमें दोनों फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्धना डायनेस्टी में या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी में दिखते हैं। यह चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे उनके एम्पायर का डिवीजन कैसे होता है। जो मेन एम्पायर होगा वो डिवाइड होगा प्रोविंसेस में, प्रोविंस विल फर्दर डिवाइड इनटू प्रोविंस विल फर्दर डिवाइड इनटू भुक्ति। भुक्ति जिसको भोग भी कहते थे अपन, भुक्ति या फिर भोग यह भी कहते थे उसको। देन भुक्ति वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू विषया,
Vishaya. Bhuktis were further divided into Vishaya. Vishaya were further divided into Patakas. Patakas. Okay. Patakas were further divided into group of villages. Group of villages. ओके, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये है हमारा उनका डिवीजन ऑफ एम्पायर, डिवीजन ऑफ एम्पायर। ओके, यह डिवीजन ऑफ एम्पायर हमें, ओके, यह डिवीजन ऑफ एम्पायर हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के अंडर दिखता है, वर्धन डायनेस्टी के अंदर दिखता है, राजा हर्षवर्धन डायनेस्टी के अंडर दिखता है। ओके, यहाँ तक हमें समझ गया। एक हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा, कौन सा फॉर्म था, उसके बाद हमने एम्पायर का डिवीजन देखा। देन नेक्स्ट हमें देखना है वहां पे कौन से ऑफिसर्स होंगे। ओके, सो ऑफिसर्स में सबसे पहली चीज आपको याद रखना होगा कि एक तो गवर्नर होंगे जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होंगे, जो राजा के नजदीकी लोग होंगे। ओके, वह गवर्नर तो होंगे ही। ओके, वह गवर्नर दिखेंगे हमें। गवर्नर के साथ साथ जो फ्यूडल लॉर्ड होंगे, जो दूर वाले प्रदेशों पर ऑन बिहाफ ऑफ राजा हर्षवर्धन रूल करेंगे, वो एज अ फ्यूडल लॉर्ड एक्ट करेंगे, वो एज अ महाराजा, वो टाइटल कुछ भी लेंगे, वो एज अ फ्यूडल लॉर्ड एक्ट कर रहे हैं, एज अ सबऑर्डिनेट किंग एक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द राजा हर्षवर्धन, हमें ऐसा दिखता है। तो उनको कौन से पदवियां थी या फिर किस नाम से हमें वो सोर्सेस में मिले हैं, वह नाम दिखेंगे हम, जिसमें हमें एक नाम मिलता है सामंतास, सामंतास एक नाम मिलता है हमें सामंतास। सेकंड नाम हमें मिलता है महासामंतास, महासामंतास, दूसरा नाम मिलता है हमें महासामंतास। थर्ड नाम हमें कौन सा मिलता है, महाराजा, महाराजास। ओके, थर्ड नाम हमें मिलता है महाराजास। ओके, सो कौन से ऑफिसर्स, अभी ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर देखे हमने, और भी आगे ऑफिसर्स है, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। एक तो गवर्नर जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होंगे, डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कौन होंगे, सामंताज, मेनली स्मॉलर फ्यूडेटरीज। देन लार्ज फ्यूडल लॉर्ड कौन होंगे, उनको महासामंतास कहेंगे हम, सामंत महा सामंतास। ओके, वो महासामंतास, उनका फ्यूडल लैंड बहुत बड़ी होंगी। ओके, देन सम सामंतास आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज अ महाराजा, आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज अ महाराजा। इसीलिए जो राजा थे हर्षवर्धन, समटाइम्स ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ महाराजा धीराज। ओके, उनके बहुत से अलग अलग टाइटल थे, लाइक शिलादित्य, जब उन्होंने थ्रोन असेंड किया तो खुद को एज अ शिलादित्य उन्होंने क्या टाइटल दिया था। ओके, एज अ शिलादित्य टाइटल उन्होंने एक्सेप्ट करके थ्रोन असेंड किया था। देन हमें ऐसा दिखता है कि महाराजा धीराज मींस इन महाराजाओं के भी राजा, महाराजा धीराज कौन थे, राजा हर्षवर्धन, यह हमें दिखता है। देन नेक्स्ट उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिखता है, यहां तक ये हो गया। ओके, यहां तक हमने ऑफिसर देखे। देन इसी एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमें वह दिखता है, वह है काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर याद रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट, टू असिस्ट किंग, टू असिस्ट किंग इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, टू असिस्ट किंग इन डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, लीड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर, ओके, प्राइम मिनिस्टर उन्हें लीड करते थे, यह हमें पता है। तो इन मंत्रियों में जो मंत्री थे महत्वपूर्ण 8, उन मंत्रियों के हमें कई जगह पर नाम मिले हैं। ओके, कौन कौन से मंत्री थे उसमें हमें दिखते हैं, एक अवंती, एक दिखते हैं अवंती, सेकंड सिंहानंदा, सिंहानंदा, देन थर्ड कुंतला, कुंतला, फोर्थ स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्ता, फिफ्थ दीर्घध्वजा, 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 सिक्स्थ बानु, सिक्स्थ बानु, सेवेंथ सर्वगाथा, सेवेंथ सर्वगाथा, एंड एट, ओके, एंड एट
महाप्रतिहारा। ओके, अब उनके काम क्या थे? अवंती, इनका काम क्या था? अवंती थे फॉरेन रिलेशन के इंचार्ज ऑफ फॉरेन रिलेशन। ओके, सिंहानंदा इनका काम था कमांडर इन चीफ। ओके, आर्मी के। ओके, सिंहानंदा आर्मी के कमांडर इन चीफ। ओके, कमांडर इन चीफ। देन नेक्स्ट कुंतला हमें क्या दिखते हैं? चीफ ऑफ कैवेलरी। देन नेक्स्ट स्कंदगुप्ता हमें दिखते हैं चीफ ऑफ एलिफेंट फोर्स। देन दीर्घध्वजा ओके, रॉयल मैसेंजर। देन नेक्स्ट बानू, कीपर ऑफ रिकॉर्ड। ओके, या फिर हम कहेंगे उन्हें रिकॉर्ड कीपर। देन नेक्स्ट सर्वगाथा, वह कौन थे? सीक्रेट सर्विसेज हेड। एंड देन लास्ट महाप्रतिहारा, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड। ओके, सो यह कुछ 8 मंत्री हमें उस मंत्री परिषद में दिखते हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दिखते हैं। ओके, एक बार फिर से हम उन्हें देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? टू असिस्ट किंग इन डिसीजन मेकिंग। दे वेर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रमुख मंत्री होंगे वह उनको लीड करते होंगे। उसमें जो 8 नाम आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिन मिनिस्टर्स के 8 नाम, जो पोर्टफोलियो थे मिनिस्टर के, वह जो 8 नाम आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उसमें हमें ऐसा दिखता है कि अवंती नाम के एक मिनिस्टर थे। अवंती पोस्ट, उनका काम क्या था? इंचार्ज ऑफ फॉरेन रिलेशन। सिंहानंदा आर्मी के कमांडेंट ऑफिसर। ओके, कमांडर इन चीफ। देन कुंतला कौन थे? तो चीफ ऑफ कैवेलरी। स्कंदगुप्ता कौन थे? चीफ ऑफ एलिफेंट फोर्स। ओके, दीर्घध्वजा कौन थे? रॉयल मैसेंजर। बानू कौन? तो रिकॉर्ड कीपर। सर्वगाथा कौन थे? सीक्रेट सर्विसेज हेड। एंड महाप्रतिहारा कौन थे? चीफ ऑफ पैलेस गार्ड। ओके, तो ओवरऑल ये जो होंगे कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये राजा को असिस्ट करेंगे इन डिसीजन मेकिंग। ओके, ये राजा को असिस्ट करेंगे किस लिए? डिसीजन बनाने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमें देखना है वह है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, सो हर्षकालीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें क्या पता चलता है? राजा हर्षवर्धन, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त या फिर इनके साम्राज्य के वक्त हमें कौन से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे? ओके, इनका एक जिक्र मिलता है, बहुत कम जगह पे जिक्र मिलता है, बट एक जिक्र मिला है जिसमें हमें एक तो भाग सेकंड हिरण्य एंड थर्ड वन इज बलि। भाग, हिरण्य एंड बलि, ये 3 टैक्सेस का जिक्र मिलता है। भाग, हिरण्य एंड बलि। ओके, सो ये टैक्स क्या थे? ओके, वह हम अभी देखेंगे इन डिटेल में। भाग क्या है? सो भाग यह टैक्स था जो टोटल प्रोड्यूस फ्रॉम अ एग्रीकल्चरल लैंड और फ्रॉम अ एरिएबल लैंड, जो एरिएबल लैंड में टोटल प्रोड्यूस होता था उस पर लगाया जाता था। ओके, उसके पर्टिकुलर अमाउंट, उसके टोटल प्रोड्यूस के पर्टिकुलर अमाउंट आपको एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था या फिर राज्यों को पे करना पड़ता था, उसे कहते थे भाग। और ये कितना रहता था? प्राचीन भारत में ये 1/4 था, और जब राजा हर्षवर्धन आएंगे तब तक ये 1/6 हो चुका था। ओके, सो जो एग्रीकल्चर लैंड होंगी, ओके, वह एग्रीकल्चर लैंड में जितना भी कुछ प्रोड्यूस होगा, ओके, उस एग्रीकल्चर लैंड में जितना कुछ प्रोड्यूस होगा उसके 1/6 आपको टोटल प्रोड्यूस, ओके, 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस आपको किंग को देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ये तीनों क्या है? टैक्सेस है। याद रखिए, ये तीनों क्या है? टैक्स है, जो राजा हर्षवर्धन है इनके वक्त लिए जाते थे। ओके, सो भाग क्या है? एक टैक्स है, 1/6 रहता था, टोटल प्रोड्यूस पर लगता था, और टोटल प्रोड्यूस के पर्टिकुलर अमाउंट, वो टैक्स हमें राज्यों को पे करना पड़ता था। पर्टिकुलर अमाउंट मतलब 6% इन दिस केस। ओके, देन नेक्स्ट इज हिरण्य।
नेक्स्ट इज हिरण्य। सो हिरण्य में हमें ऐसा दिखता है कि यह जो टैक्स है यह इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करना पड़ता था। मतलब जो टैक्स होगा, जो भी कुछ मिसलेनियस एक्टिविटीज पर टैक्स लगता था, वह टैक्स अगर हम कैश में पे करेंगे तो वो कौन से कैटेगरी में आता था? वह आता था हिरण्य। ओके ओके, एनी टैक्स व्हिच वाज पेड इन कैश फॉर्म कम्स अंडर द हिरण्य कैटेगरी। कौन सा? हिरण्य टैक्स। ओके, यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट, बलि कौन सा टैक्स था? ओके, याद रखिए, बलि, बलि का हमें प्राचीन भारत से जिक्र मिलता है, प्राचीन वक्त से हमें जिक्र मिलता है। बलि कौन सा है? तो वॉलेंटरी टैक्स, वॉलेंटरी टैक्स। ओके, वॉलेंटरी टैक्स मींस लोग खुद से राजा को दान देते, दान मींस टैक्स देते थे। ओके, दान नहीं, टैक्स देते थे। राजा को खुद से लोग टैक्स देते थे। ओके, वह कौन सा होगा? वॉलेंटरी टैक्स, बलि। ओके, सो 3 टाइप के टैक्स हमने देखे, एक था भाग, दूसरा हिरण्य, तीसरा बलि। ये 3 टाइप के टैक्स हमें मोटा मोटा उस वक्त के एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। देन नेक्स्ट, आफ्टर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हमें हर्षवर्धन इनके जुडिशियल सिस्टम के बारे में भी एक चीज ऐसी पता चलती है कि उनके वक्त जो जुडिशियल सिस्टम थी, ओके, उस जुडिशियल सिस्टम में हमें, ओके, जुडिशियल सिस्टम, उस जुडिशियल सिस्टम में हमें एक जुडिशियल ऑफिसर जो थे, कौन? जुडिशियल ऑफिसर, उनकी अपॉइंटमेंट होते हुए दिखेंगी। जुडिशियल ऑफिसर उनकी अपॉइंटमेंट होते हुए दिखेंगी, जिनका नाम था मीमांसक, मीमांसक। ओके, मीमांसक नाम के एक जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे, जिनकी अपॉइंटमेंट राजा हर्षवर्धन इनके सबऑर्डिनेट्स द्वारा की जाएंगी। कहां पर? एज अ लोअर रेड। ओके, लोअर जो यहाँ पे देखा आपने, पथकास या फिर विषया पर या फिर पथकास पर इन जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की जाएंगी टू डिस्पेंस दी जस्टिस, टू डिस्पेंस दी जस्टिस, जस्टिस डन करने के लिए। ओके, न्याय देने के लिए, यह हमें पता चलता है। वहां पर भी एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उस वक्त जो न्याय था, उस वक्त जो न्याय व्यवस्था थी, वह बहुत कठोर थी। बहुत कठोर मीन्स याद रखिए, गुप्त साम्राज्य से भी कठोर, गुप्त साम्राज्य से भी कठोर हमें न्याय व्यवस्था वर्धना डायनेस्टी में राजा हर्षवर्धन इनके अंडर दिखती है। ओके, वहां पर हमें अगर यदि कोई व्यक्ति कोई चोरी करता है या भी यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम करते हुए पकड़ा गया तो उसे 2 तरह की सजा मिलती थी, 2 तरह की सजाएं। ओके, 2 तरीके के पनिशमेंट मिलते थे, पनिशमेंट। 2 तरीके के कौन से पनिशमेंट थे? पहली पनिशमेंट जो थी वो थी बैनिशमेंट, बैनिशमेंट। ओके, गांव निकाल देना, उसे गांव से निकाल देते थे, बैनिश कर देते थे, पहला बैनिशमेंट। सेकंड वन इज कटिंग हिज लिम्ब, कटिंग हिज लिम्स, उनके जो अंग होंगे, अवयव होंगे, उनको काट दिया जाता था। ओके, यदि अगर किसी ने चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाते थे, यदि अगर किसी ने किसी को छेड़ा या फिर धोखा भी दिया तो उसके हाथ काट दिए जाते थे, कभी किसी के कान काट दिए जाते थे, जबान काट दी जाती थी, पैर काट दिए जाते थे, मतलब उनको अपंगत्व दिया जाता था। किसके द्वारा? राजा द्वारा। और यह चीजें हमें दिखती थी, यह चीजें हमें दिखती थी। भले ही वॉनसांग बाद में आएंगे, वॉनसांग ने जब राजा हर्षवर्धन इनके वक्त उनके साम्राज्य में वो, ओके, वह घूमे, उन्होंने देखा, वहां पे न्याय व्यवस्था देखी, बट उन्होंने कहा कि जो डेथ सेंटेंस था वो डेथ सेंटेंस हार्ड किसी को दिया जाता था। ओके, क्या कहते हैं हम उसको? ओके, रेयर ऑकरेंस, रेयर, ओके, रेयर ऑकरेंस ऑफ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस जो है वो बहुत ही रेयर केस में दिया जाता था, जैसे आज भी रेयर केस में दिया जाता है। उस वक्त भी राजा हर्षवर्धन इनके अंडर रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस दिया जाता था। जो मैक्सिमम हमें सेंटेंस दिखते हैं, लाइक बैनिशमेंट हो जाए, कटिंग ऑफ लिम्स हो जाए, एक और सजा थी, पनिशमेंट थी, जिसे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कहते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यह भी सजा दी जाती थी, उम्र कैद, यह भी सजा दी जाती थी। वह किस अंडर दी जाती थी? यदि अगर कोई राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए पकड़ा गया, यदि किसी ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र किया, अगर वह पकड़ा गया तो उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जाती थी। ओके, तो देखो आप,
जो क्रिमिनल जस्टिस है वह कितना इलेबोरेटेड दिखता है हमें राजा हर्षवर्धन इनके अंडर कंपेयर टू दोस गुप्ताज। ओके, याद रखिए मौर्य साम्राज्य से भी ज्यादा क्रिमिनल और जो सिविल लॉ थे, ओके, जो लॉज थे वो बहुत इलेबोरेटेड थे गुप्ताज के अंडर, और गुप्ताज से भी ज्यादा इलेबोरेटेड लॉ हमें राजा हर्षवर्धन के वक्त दिख रहे हैं। इसका मतलब कि सोसाइटी अभी ज्यादा इवॉल्व होने लगी है। ओके, इंडिया में जो फॉरेन इंट्रोड्यूस हुए थे, फॉरेनर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, अभी कल्चरल इंटरमिंगलिंग होने लगा, कल्चरल मिक्सचर होने लगा, तो उससे हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस है वह भी हमें बहुत वास्ट होते हुए दिखेगा। ओके, सो यह एक चीज थी उनके जुडिशियल ऑफिसर या फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमें आर्मी में ऐसा दिखता है कि आर्मी के 3 प्रमुख अंग थे। ओके, आर्मी में हमें 3 प्रमुख अंग दिखते हैं राजा हर्षवर्धन इनके अंडर, जिसमें हमें एक आर्मी में हमें 3 प्रमुख अंग दिखते हैं, जिसमें एक इन्फेंट्री, सेकंड वन एलिफेंट फोर्स एंड थर्ड वन इज कैवेलरी फोर्स। ओके, इन्फेंट्री फोर्स, कैवेलरी फोर्स, एलिफेंट फोर्स, ये 3 टाइप के हमें सैनिक किसके वक्त राजा हर्षवर्धन इनके वक्त दिखते हैं। ओके, इसमें से इन्फेंट्री फोर्स ही रखने के सामंतों को परमिशन थी। याद रखिए यह परमिशन हमें गुप्तास के वक्त भी दिखेंगी, यह परमिशन हमें अभी भी दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूडल लॉर्ड दिखे हैं, महासामंत दिखे हैं। अगर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है तो उन्हें सम ऑफ अमाउंट खुद के पास मैन पावर चाहिए लॉ एंड ऑर्डर इंपोज करने के लिए वहां पर। ओके, तो यह एक चीज होगी। एलिफेंट्स में जैसे हमने देखा है, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र में लिखा है कि राजा हर्षवर्धन इन्होंने लगभग 5 साल तक कंटिन्यूअस वॉर लड़े। उस कंटिन्यूअस 5 साल में उन्होंने एलिफेंट्स को कभी अनहार्नेस नहीं किया, कंटिन्यूअस वो हार्नेस से डी थे। ओके, 5 साल तक वो कंटिन्यूअस वॉर लड़े, तो एलिफेंटों का जिक्र हमें वहां पर भी मिलता है। देन नेक्स्ट कैवेलरी, जो घोड़ सैनिक है उनके पास, वह भी बहुत बड़े पैमाने पर था। ओके, अब इनसे जुड़े हुए ऑफिसर जो थे उन ऑफिसर्स के भी नाम हमें मिले हैं। उसमें हमें ऐसा पता चलता है कि ऑफिसर्स में जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स थे, ऑर्डिनरी सोल्जर्स, ओके, ऑर्डिनरी सोल्जर्स को चाटास एंड भातास इस नाम से जाना जाता था, ऑर्डिनरी सोल्जर्स को। देन नेक्स्ट जो कैवेलरी ऑफिसर्स थे उन्हें एज अ बृहदीश्वरा इस नाम से जाना जाता था। देन नेक्स्ट इन्फेंट्री ऑफिसर जो थे, इन्फेंट्री ऑफिसर्स, उन्हें एज अ बलधिकृतास एंड महाबलधिकृतास इस नाम से जाना जाता था। ओके, सो ये कुछ नाम हमें इतिहास में मिलते हैं उनके ऑफिशियल्स के, जो आर्मी के एक ऑर्गन में वर्क करते थे। ओके, उसमें कौन कौन? ऑर्डिनरी सोल्जर्स को किस नाम से जाना जाता था? चातास या फिर भातास। ओके, मिस प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, चातास ही कहते होंगे, बट कई जगह पे हिस्टोरियंस ने उसे एज अ भातास भी मेंशन किया है। देन नेक्स्ट हमें दिखता है जो कैवेलरी ऑफिसर्स होंगे, ओके, वह किस नाम से जाने जाते थे? वह बृहदेश्वरा इस नाम से जाने जाते थे। ओके, देन नेक्स्ट हमें इन्फेंट्री ऑफिसर किस नाम से जाने जाते थे? वह बलधिकृतास या फिर महाबलधिकृतास इस नाम से भी जाने जाते थे। ओके, तो यहाँ पर भी हमें एक इलैबोरेटेड सिस्टम दिखती है उनके आर्मी में। ओके, तो यह इंफॉर्मेशन थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, जिसमें हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखा, हमने डिवीजन ऑफ एम्पायर देखा, हमने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा और हमने आर्मी से रिलेटेड देखा। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है उनके रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है वह है उनके रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। ओके, रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। सो रिलीजियस पॉलिसी के बारे में देखने से पहले हमें यह चीज पता होनी चाहिए, जो राजा हर्षवर्धन थे, ओके, वे उनकी ड्यूरिंग हिज इनिशियल ईयर वो कौन थे? शैवपंथी थे, शैविज्म। ओके, शिव के भक्त थे, शिव को फॉलो करते थे। ओके, यह हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट ऐसा पता चलता है हमें, ओके, जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स है उससे हमें ऐसा पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन
ने लगभग 631 एडी के आसपास, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज सिस्टर राजश्री एंड वानसांग, ओके, एंड वानसांग, under the influence of Rajshri and Huansang, he embraced the Mahayana Buddhism. He embraced Mahayana Buddhism. महायाना बुद्धिज्म को उन्होंने एम्ब्रेस किया। किन्होंने? राजा हर्षवर्धन ने। कब किया उन्होंने? वो ड्यूरिंग हिज लेटर फेज, ओके। उन्होंने जब लेटर फेज में, याद रखिए, जब राजश्री को उन्होंने बचाया, ओके, तो राजश्री का जो क्या कहेंगे हम एम्पायर था, माउखारिसो का एम्पायर, ओके, वह पूरा का पूरा एम्पायर राजा हर्षवर्धन ने इन्होंने मर्ज कर दिया था उनके एम्पायर से। सो उन्होंने बाद में फिर अपनी कैपिटल ट्रांसफर कहां पर की थी? कन्नौज को की थी, यह हमें पता है। तो उसके बाद राजश्री जो थी, ओके, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, वे बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रही थी, ओके, और उन्होंने, ओके, अपने भाई, मतलब कौन? राजा हर्षवर्धना, उनको बुद्धिज्म एम्ब्रेस करने के लिए कन्विंस किया। उन्होंने उनको बुद्धिज्म एम्ब्रेस करने के लिए कन्विंस किया विद द हेल्प ऑफ हुआनसांग, ओके, विद द हेल्प ऑफ हुआनसांग, ओके। बट कौन सा बुद्धिज्म? महायाना बुद्धिज्म स्पेसिफिकली, ओके। बुद्धिज्म के दो पार्ट है अभी, हीनयाना बुद्धिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म। उसमें जो हुआनसांग थे, उन्होंने कौन सा बुद्धिज्म प्रोपोगेट किया? महायाना बुद्धिज्म। सो महायाना बुद्धिज्म को हर्षवर्धन, ये ड्यूरिंग हिज लेटर फेज ऑफ लाइफ ही एम्ब्रेस्ड द महायाना बुद्धिज्म, ओके। और यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। एक चीज कि राजा हर्षवर्धन जब इन्होंने थ्रोन असेंड किया था, थ्रोन असेंड करने के बाद में ये इनकी एक, क्या कहेंगे हम, एक ट्रेडिशन इन्होंने स्टार्ट किया था। ट्रेडिशन कौन सा स्टार्ट किया था? वो हर 5 साल में एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे। वो हर 5 साल में एक असेंबली ऑर्गेनाइज किया करते थे। उस असेंबली को क्या कहते थे? उस असेंबली को महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद इस नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? महामोक्ष परिषद। ये हर 5 साल में कंडक्ट होती थी, ओके। यह एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया था, किन्होंने? राजा हर्षवर्धन इन्होंने, ओके। यह एक चीज आपको क्लियर आ गई समझ में। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि राजा हर्षवर्धन जब इन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था, ओके, जब इन्होंने बुद्धिज्म स्वीकारा था, उसके बाद इन्होंने 2 महत्वपूर्ण असेंबलीज ऑर्गेनाइज की थी। एक थी प्रयागराज में, एक थी प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद, ओके, इलाहाबाद, एंड सेकंड वन इज कन्नौज में, ओके। फर्स्ट वन इज प्रयागराज एंड सेकंड वन इन कन्नौज। हमें ऐसा दिखता है यह 2 असेंबलीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। देन नेक्स्ट एट कन्नौज असेंबली हमें ऐसा दिखता है कि राजा हर्षवर्धन इन्होंने जब बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था, जब ये असेंबली ऑर्गेनाइज की थी, तो वहां पे राजाओं को न्योता भेजा था कि आप उस असेंबली को आइए और वहां पे आके आप एम्ब्रेस कीजिए, या फिर वहां पे आके आप क्या कीजिए? एक कल्चरल एक्सचेंज कीजिए। क्या कीजिए? आप एक कल्चरल एक्सचेंज कीजिए, कल्चरल थॉट, ओके, कल्चरल थॉट क्या कीजिए? एक्सचेंज कीजिए। ऐसा उन्होंने न्योता भेजा और उनकी न्योते को एक्सेप्ट करके, उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके हमें ऐसा दिखता है कि उस कन्नौज के असेंबली में लगभग 20 किंग, ओके, 20 किंग प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग भास्कर वर्मना ऑफ कामरूपा, प्रज्ञ ज्योतिषपुर, ओके, वहां के भास्कर वर्मना भी आए थे। और वहां पर हमें ऐसा दिखता है कि बुद्धिस्ट, ओके, गौतम बुद्ध, ओके, इनका एक गोल्डन स्टैचू वहां पे इनॉग्रेट किया गया, वहां पे प्रोसेशन निकाला गया, छोटा गोल्डन स्टैचू वहां पर कन्नौज के असेंबली में इनॉग्रेट किया गया, यह हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट प्रयाग में भी हमें बहुत बड़े एक असेंबली के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चलता है। वहां पर भी देखो, कन्नौज में भी बहुत से बुद्धिस्ट, देखो यहाँ पे असेंबली ऑर्गेनाइज की है, मींस वहां पे हर रिलीजन के भी लोग आएंगे। हर रिलीजन मींस कन्नौज की असेंबली हो जाए या फिर प्रयाग की असेंबली हो जाए, इन दोनों असेंबलीज में हमें बुद्धिस्ट मोंग, हमें जैन मोंग, हमें वैदिक धर्म से जुड़े हुए मोंग
ओके, सेंट कहेंगे हम, वह दिखते हैं। ओके, यह तीनों धर्म से जुड़े हुए जो धर्म प्रचारक थे, हम कहेंगे धर्म प्रचारक, जो भी रिलीजन प्रीच करने वाले लोग थे, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के monk और हिंदुज्म के सेंट, तो वो सब वहां पर आए थे। ओके, और उन लोगों को भर भर के राजा हर्षवर्धना इन्होंने दान दिया था, डोनेशन दिया था फॉर देयर रिलीजियन पर्पस, रिलीजियस पर्पस। ओके, बौद्ध धर्म को भी बहुत से दान दिए, जैन धर्म को भी बहुत से दान दिए, और वैदिक धर्म को भी बहुत से दान दिए गए थे राजा हर्षवर्धन इनके बारे में। सो उनके लाइफ के एंड में वे बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, और इनिशियल फेज में क्या थे, वो तो एक शैव पंथीय राजा थे। ओके, यह हमें पता चलता है जब हमने उनका हिस्ट्री देखा तो। ओके, तो यहाँ तक की हिस्ट्री थी राजा हर्षवर्धन इनसे जुड़े हुए पुष्यभूति डायनेस्टी की या फिर पुष्यभूति साम्राज्य की। ओके, यह हम कहेंगे ओके वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी की। ओके, यह एक चीज हो गई। यह टोटल लेक्चर में, यह 2 भागों में हमने देखा कैसे पुष्यभूति साम्राज्य का भारत में उदय हुआ, उसके बाद कैसे हमें उनके बारे में पता चलता है, मींस देयर सोर्सेज, देन हमने उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में देखा, देन नेक्स्ट हमने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा। एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, एम्पायर का डिवीजन देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा, देन नेक्स्ट हमने उनके आर्मी के बारे में देखा, और देन नेक्स्ट हमने उनके रिलीजियस पॉलिसी के बारे में देखा। ओके, यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी उनके सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, उस वक्त की सोसाइटी के बारे में। अगर सोसाइटी की बात करें हम, तो सोसाइटी में हमें दिखता है कि लोग जो थे, लोग प्रॉस्पर थे, जैसे हुआ सामने लिखा है उस वक्त के लोग प्रॉस्पर थे, लोग सिल्क के क्लॉथ वोर करते थे, सब लोग ऑर्नामेंट वोर करते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट। ओके, जो मर्चेंट्स थे स्पेसिफिकली वो नेकलेस पहनते थे, सोने के नेकलेस पहनते थे। राजा जो थे, राजा हद से ज्यादा ऑर्नामेंट्स वोर करते थे ताकि वो खुद को डिफरेंशिएट कर सके नॉर्मल पीपल से। अगर नॉर्मल पीपल अगर एक नेकलेस पहनता होगा सोने का, तो राजा मल्टीपल नेकलेस पहनेंगे क्योंकि वो राजा है। ओके, वे सुपीरियर है बाकी के लोगों से, तो वह उनको शो करने के लिए हमें ऐसा दिखता है। ओके, सो यह थी हिस्ट्री पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। ओके, यहाँ तक था हमारा लिटरली एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह होगा पल्लव साम्राज्य के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पल्लव इनके बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।